ऐ जिंदगी तू चाहे जितना भी सब्र आजमा ले, ऐ जिंदगी तू चाहे जितना भी सब्र आजमा ले, तेरे हर सितम से मुझे नए हौसले मिलेंगे। कैसे है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के बारे में आप सब पढ़ रखे होइएगा पहले से भी। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आप लोग बने रहे मेरे साथ, बारी बारी से हम लोग देखेंगे क्या है सांख्यिकी, और इसके बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांख्यिकी है क्या। यदि हम सांख्यिकी के बारे में जानना चाहें, समझना चाहें, तो कुछ इस प्रकार से भी जाना जा सकता है कि सांख्यिकी गणित शास्त्र की वह शाखा है। अगर मैं परिभाषा के तौर पर बताऊं तो सांख्यिकी गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसमें किसी भी आंकड़ों का संकलन, व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। अगर हम इसे लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हेडिंग लगा लूं सांख्यिकी। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा लूं सांख्यिकी। ये आपका चैप्टर है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे बहुत बारीकी से। सबसे पहले जानेंगे सांख्यिकी है क्या। अगर मैं सांख्यिकी की बात करूं कि सांख्यिकी है क्या, तो जैसा कि अभी हमने परिभाषा बताया कि सांख्यिकी जो है प्यारे, वो है गणित शास्त्र की वह शाखा। सांख्यिकी गणित शास्त्र की वह शाखा है। सांख्यिकी गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संकलन, व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण करके जो निष्कर्ष निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सांख्यिकी कहते हैं। जैसे हो जाएगा, अगर मैं जैसे की बात करूं तो जैसे हो जाएगा प्यारे जनगणना, गृहगणना, पशुगणना, परीक्षाफल प्रकाशित, ये हो जाएगा आपको सांख्यिकी का परिभाषा कि गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी आंकड़ों का संकलन, व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण करके उससे जो निष्कर्ष निकलता है, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि आखिर ये सांख्यिकी की आवश्यकता हम लोग को पड़ता क्यों है। तो यदि हम सांख्यिकी के आवश्यकता की बात करें तो इसकी आवश्यकता हम लोग को पड़ता है किसी भी चीज के आंकड़ा को प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने अभी बताया जनगणना, गृहगणना, पशुगणना, परीक्षाफल प्रकाशित, तरह तरह की आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें याद करने की चीज है वो ये है, इसमें हम लोग जानेंगे कि आंकड़ा क्या है। अगर हम आंकड़ा की बात करूं तो आंकड़ा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, या यूं कह ले कि आंकड़ा का प्रकार क्या है। तो अगर हम आंकड़ा की प्रकार की बात करें तो प्यारे आंकड़ा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर हम आंकड़ा की बात करें तो आंकड़ा दो प्रकार का होता है। आंकड़ा दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा आपका प्यारे वर्गीकृत आंकड़ा,
वर्गीकृत आंकड़ा। एक हो जाएगा आपका वर्गीकृत आंकड़ा और प्यारे दूसरा हो जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा। पहला हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा हो जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा। यदि हम बात करें अवर्गीकृत आंकड़ा का तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ा क्या है, फिर जानेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है। तो वर्गीकृत आंकड़ा वो आंकड़ा होता है जिसमें वर्ग अंतराल हो। जिसमें वर्ग अंतराल होता है प्यारे वो कहलाता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा, और जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है वो कहलाता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है। यदि हम अवर्गीकृत आंकड़ा की बात करें, अवर्गीकृत आंकड़ा की अवर्गीकृत आंकड़ा की अवर्गीकृत आंकड़ा की तो इसका परिभाषा हो जाएगा प्यारे वैसा आंकड़ा। क्या हो जाएगा? वैसा आंकड़ा, वैसा आंकड़ा कोमा जिसमें वैसा आंकड़ा जिसमें वैसा आंकड़ा जिसमें वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल, वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल, वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल नहीं हो, वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल नहीं हो कोमा क्या उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। उसे प्यारे बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अब हम लोग जानेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा से संबंधित सवालों को। तो सबसे पहले जानेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ा में पढ़ना क्या है। तो हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा में भी माध्य माध्यिक बहुलक पढ़ते हैं और वर्गीकृत आंकड़ा में भी माध्य माध्यिक बहुलक पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ा का सबसे पहले माध्य पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। प्यारे अगर हम बात करें अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? तो माध्य के बारे में यदि आप पहले से पढ़े होइएगा तो इसका परिभाषा होता है कि जो भी चरमान रहे या आंकड़ा रहे उस सबको जोड़ करके और उस टोटल संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या निकल जाता है? वो निकल जाता है माध्य। तो वही है आपका अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा आंकड़ा जिसको कुल चरमानों को या आंकड़ा को जोड़कर सभी चरमानों की संख्या से सभी चरमानों की संख्या से भाग देने पर, सभी चरमानों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है कोमा उसे क्या कहते हैं? कोमा उसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। कोमा उसे अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कहते हैं। इस बात को अगर हम एक पंक्ति में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं माध्य बराबर सभी चरमानों का योग हो जाएगा प्यारे। सभी चरमानों का योग अब बट्टा सभी चरमानों की संख्या, सभी चरमानों की संख्या। इसको और शॉर्ट करके मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माध्य बराबर सभी चरमानों का योगफल। योग को हम लिख सकते हैं सीधा योगफल, अर्थात माध्य बराबर योगफल अब बट्टा में हो जाएगा संख्या।
योगफल बट्टा संख्या। और यहां से दो फार्मूला और बनेगा, माध्य बराबर योगफल बट्टा संख्या। और तो यहां से योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा माध्य गुने संख्या। योगफल बराबर हो जाएगा प्यारे माध्य गुने संख्या। एक फार्मूला और बनेगा तीसरा क्या बनेगा, संख्या बराबर। तीसरा बनेगा प्यारे संख्या बराबर। अगर मैं संख्या बराबर लिखूं तो क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा योगफल बट्टा माध्य। संख्या बराबर हो जाएगा प्यारे योगफल बट्टा माध्य। संख्या बराबर हो जाएगा योगफल बट्टा माध्य। अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा, जरा हम उस पर एक आध एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा कर ले, बाकी इसका सवाल हम लोग आगे करेंगे। अगर हम इसमें किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है उसके बारे में जाने, तो सबसे पहले हम जानेंगे सवाल के बारे में। तो सवाल जो पूछा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों से कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। प्रथम प्राकृत संख्या का माध्य। प्रथम पांच प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। एक छोटा सा एग्जांपल, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। क्या हो जाएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्यारे प्रथम पांच अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या की बात करूं, प्राकृत संख्या की, तो हो जाएगा प्यारे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इस सब का क्या करना है, माध्य निकालना। इसलिए माध्य बराबर हो जाएगा प्यारे योगफल बट्टा संख्या। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 संख्या भी है। तो इसका योगफल हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 बट्टा 5 तो 5 तिहाई 15। इसका हो जाएगा माध्य बराबर कितना, 3। माध्य बराबर कितना हो गया, 3। अर्थात प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य हो जाएगा 3। इसी प्रकार कहेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य, इसी प्रकार से कहेगा प्रथम 15 प्राकृत संख्या का माध्य, इसी प्रकार से कहेगा प्रथम 20 प्राकृत संख्या का माध्य। तो हम लोग इसके लिए भी अभी जुगाड़ बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ये तो 5 कहा है, 10 कहेगा, 20 कहेगा, 25 कहेगा, 50 कहेगा, 100 कहेगा, उसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। बने रहे आप लोग मेरे साथ, देखिए कितना मजा आने वाला है। तो ये हो गया प्यारे आपका प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। अब हम लोग जरा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का जो हमने माध्य निकाला वो आया 3। अगर मैं इस पर कहूं एग्जाम्पल दूसरा लेके कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। अगर हम बात करें प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि वैसा संख्या या प्रकृत संख्या के पहले यदि शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। अर्थात प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा प्यारे, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो जाएगा आपका 0 + 1 + 2 + 3 + 4। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा 5। अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 बट्टा 5 कट जाएगा, 5 1 5 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा आपका 2। यदि हम बात करें प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य तो प्यारे वो हो जाएगा 2। अब हम लोग जरा सा और बात कर ले आगे, एग्जाम्पल तीसरा लेके क्या हो जाएगा, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य। प्रथम 5 सम संख्या का माध्य, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य। अगर हम प्रथम 5 सम संख्या की बात करें तो प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम 5 सम संख्या हो जाएगा, सबसे पहला सम संख्या है प्यारे 2, फिर हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा आपका 6, फिर हो जाएगा आपका 8, फिर हो जाएगा आपका 10।
और इसका टोटल 5 ही ले रहे हैं अभी, तो हो जाएगा ये 5, तो 4 2 6, 6 6 12, 8 20 10 30, तो ये हो जाएगा प्यारे आपका कितना 30/5, तो 5 छका 30, तो बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी प्रथम 5 सम संख्या का माध्य कितना आ गया 6। और एक और एग्जांपल मैं लेके बता दूं, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। यदि हम बात कर ले प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य का, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा प्यारे। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य की चर्चा करें तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये बट्टा में हो जाएगा 5, तो हो जाएगा प्यारे 3 1 4 5 9, 9 9 18 7 25/5, ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 25/5, तो 5 5 25, ये हो जाएगा आपका कितना 5। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रथम 5 यदि हम विषम संख्या ले रहे हैं तो उसका माध्य भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और प्रथम 5 सम संख्या लिए तो उसका माध्य कितना आ गया 6। कहने का मतलब ये हो गया, यहां से दो फार्मूला भी बन सकता है कि लगातार सम संख्या का यदि हम माध्य निकालें, इसके लिए प्यारे फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूला का हम चर्चा कर लेते हैं आगे। यदि हम लगातार प्रकृत संख्या का माध्य, सम प्रकृत संख्या का माध्य, लगातार विषम प्रकृत संख्या का माध्य और लगातार प्राकृत संख्या के माध्य, इसके बारे में चर्चा करें तो कुछ फार्मूला इस प्रकार से बन सकता है। एक दो नोट कर लें आप लोग। सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम, या प्रथम ना लिख के हम लगातार लिखे तो उससे ज्यादा बेहतर होगा। लगातार प्रकृत संख्या का माध्य, लगातार प्रकृत संख्या का जो माध्य होगा, माध्य वो हो जाएगा प्यारे n+1/2। क्या हो जाएगा, लगातार प्रकृत संख्या का माध्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/2। और दूसरा, लगातार सम संख्या, थोड़ा सा योगफल का भी चर्चा कर ले तो इससे ज्यादा बेहतर रहेगा। लगातार प्रकृत संख्या का योगफल, लगातार प्रकृत संख्या का योगफल। प्यारे यदि हम योगफल की चर्चा करें तो योगफल के बारे में हम बताए थे पाछे कि योगफल बराबर जो होता है वो माध्य और संख्या को गुना करते हैं तो योगफल चलाता है। तो प्यारे लगातार प्राकृत संख्या का माध्य हो गया ये, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, संख्या से भाग देंगे। क्योंकि लगातार प्राकृत संख्या का माध्य का फॉर्मूला ये है, और संख्या यदि n हो तो लगातार प्राकृत संख्या का जो योगफल होगा वो हो जाएगा n × n+1 अब बट्टा में 2। दूसरा बात, अब हो जाएगा प्यारे लगातार प्रकृत संख्या का, लगातार प्राकृत सम संख्या, लगातार प्राकृत सम संख्या, लगातार प्राकृत से बेहतर रहे कि हम n लिख दें। लगातार n सम संख्या, लगातार n सम संख्या का माध्य, लगातार n सम संख्या का यदि हम माध्य की बात करें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, सम वाला में भी हम जस्ट बताए थे आपको, क्या बताए थे, जैसे मान के चलिए 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए। क्या संख्या लिए हैं, 1 2 3 4 5। यदि हम इन सबका माध्य निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार निकलेगा कि सभी को जोड़ करके क्या करते हैं, कुल संख्या से भाग दे देते हैं। संख्या टोटल है 5, ये हो जाएगा 4 2 6, 6 12 8 20 10 30, 30/5, तो प्यारे हो जाएगा 5 6 30। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यदि हम लगातार 5 सम संख्या ले रहे हैं तो उसका जो माध्य आ रहा है वो आ रहा है 6। और यदि हम 4 लेके देखें, 2 + 4, 4 संख्या लेके देखें, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये प्यारे कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14, 4 18 2 20, तो ये हो जाएगा 20/4, तो 4 5
20 बराबर कितना आ रहा है 5। हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम 5 संख्या ले रहे हैं तो 6 आ गया, और यदि हम 4 ले रहे हैं तो 5 आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम n संख्या लेंगे, n सम संख्या का माद, तो उसका हो जाएगा, उसका माद कितना हो जाएगा n+1। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसी बात को, यदि लगातार n सम संख्या रहे, लगातार n सम संख्या रहे, तो उसका जो हम माद निकालेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लगातार n सम संख्या का माद बराबर हो जाएगा प्यारे n+1। और इसका एक और बात, योगफल भी देख लीजिए, लगातार n सम संख्या का, लगातार n सम संख्या का योगफल, लगातार n सम संख्या का योगफल बराबर हो जाएगा, क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो n से n इंटू n+1, योगफल बराबर क्या होता है माद गुने संख्या, क्योंकि माद ये और संख्या दोनों को गुना कर देंगे तो प्यारे चला आएगा योगफल। और तीसरा बात, विषम संख्या, लगातार n विषम संख्या का, लगातार n विषम संख्या का यदि हम माध्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान के चलिए हम ले लिए 5 संख्या, 7 संख्या, कहीं भी संख्या ले सकते हैं, मान के चलिए 3 ही संख्या लेते हैं, 1 3 5, इस सब का यदि हम निकालेंगे माध्य तो 5 3 8 1 9 बट्टा 3, ये हो जाएगा 5 3 8 1 9, 9 बट्टा 3, तो 3 तिहाई 9, कितना आ गया 3। और हम 4 संख्या लेके देखते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपका 4, तो 7 5 12 3 15 1 16, ये हो जाएगा 16 बट्टा 4, 4 चौके 16। यहाँ पे क्या देख रहे हैं फिर से, लगातार यदि n विषम संख्या का माध्य ले रहे हैं तो यदि हमने 3 संख्या लिया तो उसका माध्य भी कितना आया 3, और यदि हमने 4 संख्या लिया तो उसका माध्य भी कितना आया 4। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप लगातार विषम संख्या का माध्य लेंगे तो आप जितना संख्या लेंगे उसका माध्य भी उतना ही आएगा। तो प्यारे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा लगातार n विषम संख्या का माध्य बराबर n ही होगा, क्योंकि जो संख्या लेते हैं माध्य भी वही आता है। तो हमने लिया n संख्या तो इसलिए इसका माध्य भी क्या होगा n होगा। अब एक बच गया इसका योगफल। तो प्यारे लगातार n विषम संख्या, लगातार n विषम संख्या का योगफल की प्यारे अगर हम बात करें तो योगफल हो जाएगा फिर से n इंटू n, अर्थात इसको आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तो हो जाएगा प्यारे n²। क्या हो जाएगा n²। अब एक बार रिफ्रेश कर ले, लगातार प्रकृत संख्या का माध्य जो होता है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1 बट्टा 2, लगातार प्रकृत संख्या का योगफल जो होता है प्यारे वो हो जाएगा आपका n इंटू n+1 बट्टा 2, लगातार n सम संख्या का जो माध्य होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1, लगातार n सम संख्या का योगफल का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n इंटू n+1, और लगातार n विषम संख्या का हम माध्य की बात करें तो हो जाएगा n, और लगातार n विषम संख्या का योगफल का बात करें तो हो जाएगा n²। अब हम लोग इसके बारे में एक एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम बात कर लें, एक मिनट, अगर हम बात कर लें एक एक एग्जांपल का, तो एग्जांपल नंबर 1, अगर हम कह लें कि लगातार 10 प्राकृत संख्या का माध्य, लगातार 10 प्राकृत संख्या का माध्य, सीधा लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो लगातार 10 प्राकृत संख्या का माध्य, लगातार 10 प्राकृत संख्या का माध्य, तो लगातार 10 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा प्यारे, अभी जस्ट बताए हैं कि लगातार प्राकृत संख्या का जो होता है माध्य वो होता है n+1 बट्टा 2। तो लगातार कितना संख्या है 10, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 10 + 1 बट्टा 2, अर्थात 11 बट्टा 2, और 11 बट्टा 2 को आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तो ये 5.5 दिखेगा, कट जाएगा 5.5। और दूसरा हम बात कर लें एग्जाम्पल दूसरा का, लगातार 10 प्राकृत संख्या ना, लगातार
सम संख्या का माध्य। लगातार 20 सम संख्या का माध्य की अगर हम बात करें तो प्यारी हो जाएगा। अभी जस्ट बताए थे सम संख्या के बारे में, क्या बताए थे कि यदि आप 5 संख्या लीजिएगा तो उसका माध्य कितना आएगा 6, n लीजिएगा तो n+1, मतलब जितना आप संख्या के बारे में सोचिएगा उससे एक ज्यादा ही आएगा माध्य। तो लगातार 20 सम संख्या का माध्य है, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 20 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा 21। और हम विषम संख्या के बारे में बात कर ले तो विषम संख्या में हो जाएगा, मान के चलिए ले लेते हैं लगातार 30 विषम संख्याओं का माध्य। लगातार 30 विषम संख्याओं का माध्य। लगातार 30 विषम संख्याओं का माध्य। तो ये हो जाएगा प्यारे n। तो 30 है तो हो जाएगा इसका आंसर भी कितना ही 30। आंसर कितना हो जाएगा 30। क्योंकि विषम संख्या का माध्य क्या होता है, जितना संख्या हम लेते हैं। यदि हम संख्या n ले रहे हैं तो उसका माध्य भी क्या हो जाएगा n। चूंकि हम संख्या ली है 30 इसलिए इसका माध्य भी कितना हो जाएगा 30। अब हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। तो यदि हम अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक की चर्चा करें तो आप हेडिंग लगा लीजिए फिर से, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ा का अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ा होता क्या है, उसके बारे में तो जान रखे। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक क्या होता है। यदि हम बात करें अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक का, तो अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक का जो परिभाषा होता है प्यारे, वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो भी चरमान दिया हुआ रहे या जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहे, उस आंकड़ा को या उस चरमान को क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। दो नया शब्द आ गया, एक आ गया आरोही और एक आ गया अवरोही। यदि हम आरोही की बात करें तो आप लोग पहले से ही पढ़ रखे हैं आरोही अवरोही क्या होता है। एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही और अवरोही। अगर हम आरोही की बात करें तो आरोही का मतलब होता है प्यारे बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। और अवरोही की बात कर ले, इसका मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम। यदि किसी संख्या को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो मतलब हो गया कि हम उस संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं, और यदि किसी संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं मतलब उस संख्या को हम लोग अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो दो शब्द आ गया आरोही और अवरोही। तो परिभाषा क्या बन जाएगा अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य का। तो अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य का जो परिभाषा बनेगा वो बनेगा चरमानों को, क्या बोलेंगे, चरमानों को, एक मिनट, चरमानों को या आंकड़ा भी रहेगा, चरमानों को आरोही, चरमानों को आरोही या अवरोही, चरमानों को आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर, चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर है ना, ठीक बीच वाला चरमान, ठीक बीच वाला चरमान, ठीक बीच वाला चरमान जो होगा प्यारे, ठीक बीच वाला चरमान वो कहलाएगा आपका माध्यक। चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाला चरमान क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। किसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो मान के चलिए जैसे रहा संख्या 3, 5, 7, 2, 4, 8 का माध्यक ज्ञात करें। का क्या ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें। तो प्यारे सबसे पहले क्या बोले थे परिभाषा में कि जो भी चरमान दिया हुआ रहे, ये चरमान है आपका, या आंकड़ा कह सकते हैं या चरमान कह सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये ऐसे रहेगा, चरमान, चरमान, चरमान 3, 5, 7, 2, 4, 8 का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक का परिभाषा क्या कहता है, माध्यक का परिभाषा कहता है कि चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर, चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाला जो चरमान होगा वही क्या कहलाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक, माध्यक।
अवर्गीय आंकड़ा का माध्यक कहलाएगा। तो ये चरमान क्या है आपका 3, 5, 7, 2, 4, 8। इसे सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे या अवरोही क्रम में। तो हम सबसे पहले आरोही में ही सजा लेते हैं। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटा क्या है इसमें 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्यारे 3, फिर हो जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब देख लें कि ठीक बीच में कौन आ रहा है। तो ठीक बीच में आएगा आपका 3 और 3 6। ठीक बीच में तो आएगा नहीं, तो 2 को आप इधर से छांट लीजिए और 2 संख्या को इधर से छांट लीजिए, और बीच में जो 2 संख्या बच गया इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो हो जाएगा 4 + 5 बट्टा 2। तो हो जाएगा 5 और 4, ये हो जाएगा प्यारे 5 4 9 बट्टा 2। और इसको हम लोग देखेंगे तीसरा नेत्र से, ये दिखेगा 4.5। कितना दिखेगा 4.5। यहां पर हम ये आपको एक बात ध्यान देना होगा, चूंकि ये संख्या है आपका सम 1 2 3 4 5 6। जब यदि विषम संख्या रहता तो बराबर बराबर छठ के बीच में एक चला आता। चूंकि ये संख्या सम है तो बीच में 2 आया है। तो जब भी कभी इस प्रकार से आए 2 संख्या तो क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। अर्थात जब संख्या विषम रहे तो आसान है, बराबर बराबर इधर छट जाएगा और बीच में जो बचेगा वो आपका माध्यक हो जाएगा। परंतु जब संख्या सम आए तो बीच में जो भी 2 संख्या बचेगा उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे लेंगे तो माध्यक चला आएगा। माध्यक अवर्गीय आंकड़ा का माध्यक यही होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, बहुलक के बारे में। यदि हम बहुलक की चर्चा करें, बहुलक क्या होता है प्यारे, तो बहुलक के बारे में हम लोग जानते हैं कि चरमानों में इसका परिभाषा क्या कहता है। इसका परिभाषा कहता है कि चरमानों में जो चरमान सर्वाधिक बार आए, चरमानों में जो चरमान सर्वाधिक बार आए कुमाऊं से क्या कहते हैं, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर समझे 3 5 7 3 8 4 2 3 5 कहेगा इतना का बहुलक बताएं। इतना का क्या बताएं, बहुलक। इतना का बहुलक ज्ञात करें या बताएं। तो प्यारे बहुलक की परिभाषा क्या कहता है, तो बहुलक का परिभाषा कहता है कि चरमानों में जो चरमान सर्वाधिक बार आए, चरमानों में जो चरमान सर्वाधिक बार आए कुमाऊं से क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, हमें यह देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो हम देख रहे हैं यहां पर 3 कितना बार आया है, 1 2 3, 3 आया है 3 बार, 5 आया है प्यारे 1 2 बार, 7 एक ही बार आया है, 8 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है। कहने का मतलब हो गया कि इसका जो बहुलक होगा, बहुलक तो लिखेंगे बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक इसका बहुलक हो जाएगा 3। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी निकालेंगे माध्य माध्यक बहुलक अवर्गीकृत का। ढेर सारा सवाल होता है करने के लिए, और एक बात जो बच गया वो है आपका माध्य माध्यक बहुलक में संबंध। जरा देख ले एक बात, माध्य कोमा माध्यक और बहुलक में संबंध। माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। अगर हम माध्य माध्यक बहुलक में संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा आपका माध्य माध्यक बहुलक में संबंध, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये होता है प्यारे माध्य माध्यक बहुलक में संबंध। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए रहेगा किसी आंकड़े का माध्यक मान के चलिए दे रखा है 10, माध्यक दे रखा है 10 और माध्य दे रखा है 5। तो बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुने 10 और माइनस 2 गुने 5। तो ये हो जाएगा प्यारे 10 तिया 30 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो बराबर कितना 20। कहने का मतलब बहुलक बराबर 20। यदि किसी भी आंकड़े का
माध्यक 10 और माध्य 5 हो तो उस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आज हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो पढ़े हैं अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यक और बहुलक। अब एक पार्ट और बच गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, वो है वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यक और बहुलक। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा और शेष जो क्लास रह गया है इसको हम लोग नेक्स्ट घंटे में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।